जय माँ भारती। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं आज आपके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं बात करूँगा शिक्षा की भी, बात करूँगा करियर की भी, बात करूँगा रोजगार की भी। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा एक व्यक्ति की जो अपने आप में एक मिसाल है। जिस बात का ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारे आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, तो हमें उससे कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो मैं बात ऐसे ही व्यक्ति की करता हूँ, जिसमें मुझे भी थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या इसलिए हो जाती है कि वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। और वो हैं हमारे पवन जी जो भाई साहब हैं, उनकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल जो हाई है, वो मुझे कैसे मिल सकता है। ये मुझे एक ईर्ष्या कह लें, ज्वलंसी कह लें। तो मैं चाहूंगा कभी एक सेशन इनकी ऊर्जा जो इनके पास है, क्यों 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 कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे काम करने के बावजूद भी कभी मैंने इनके चेहरे पे सिकन या गुस्सा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मैं आपको मेरी बात शुरुआत इसलिए इसलिए करना चाहता हूँ कि जब हमारे पास ही कोई चीज है तो हमें लेने में बहुत आसानी होती है। तो मैं बात को यही विराम इसलिए दूंगा क्योंकि ये चीज तो पवन जी ही जब समय देंगे या जब निकालेंगे कि आप में जो ऊर्जा आती है, वो एनर्जी लेवल आप कहाँ से लगते हैं, वो टिप्स भी हमें दे दें तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत काम का होगा। क्योंकि हम 1 2 3 सेशन लेने के बाद में अपने आप को डल सा महसूस करने लग जाते हैं और फिर पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन आपको मैंने बरसों बरसों से देख रहा हूँ कि वो लेवल कहाँ से आता है वो मुझे नहीं पता। ये एक सीक्रेट आपका है, कभी आप उसको सीक्रेट को शेयर जरूर करें। हम बात करते हैं आज करियर काउंसलिंग की। देखिएगा, करियर काउंसलिंग कोई एक 2 4 घंटे की काउंसलिंग नहीं होती है। लोगों की धारणा यही होती है कि करियर काउंसलिंग का मतलब होता है मैं मेरे बच्चे को लेके जाऊंगा, उस काउंसलर से बातचीत करवाऊंगा और बातचीत करने के बाद में एक नतीजे पर निकल कर आ जाएगा। वो बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ उस कैरियर काउंसलिंग की जगह एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, कैरियर कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग देने का काम होता है। काउंसलिंग कोई 2 5 घंटे की नहीं होती है। क्यों क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो करियर वर्ड सब जुड़ा हुआ है, वो क्या है करियर? आज हम लोग करियर में सोचते हैं कि भाई मेरे बेटे का 10th में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 12th में मैं कौन सा कोर्स कराऊं, ग्रेजुएशन में मैं कौन सी डिग्री दिलवाऊं और उसके बाद में रोजगार। क्या यही करियर है? ये करियर नहीं है। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। करियर का मतलब होता है जीवन, पूरी जीवन हम जो जिस लाइफ को जीने वाले हैं उसका चयन कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ फिट बैठते हैं उसको देखने के लिए हम ये करियर काउंसलिंग या करियर कोचिंग, मैं वर्ड यूज करूंगा, करियर कोचिंग करते हैं। तो करियर जीवन क्या है? देखिएगा, आपको पता है कि 22 से लेके 28 साल के बीच में एक युवा है वो अपनी ग्रेजुएशन कर लेता है। यही एज होती है, इससे ज्यादा कम में नहीं बैठना चाहिए। यही 22 से 28 साल की एज में कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है और उस 28 के बाद में वो क्या करता है, 60 साल तक क्या करता है? या तो वो बिजनेस करता है या वो कोई ना कोई जॉब करता है या खुद का अपना कुछ ना कुछ इस प्रकार का करता है ताकि वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी पाए। अब वो कितने साल हो गए? वो साल हो गए 40 साल। 40 साल उसको उस जीवन जो आपने डिसाइड किया है उसके साथ जीना है। और 40 साल में वो कितने घंटे देता है? एक एवरेज माने कि हम 8 से 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं और उस 12 घंटे के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में तो कोई जॉब अगर कहीं किसी दूसरी जगह पे है तो 1 2 घंटे ट्रेवल करना पड़ता है। या मान लो वो घर से रवाना होते वक्त भी 2 3 फोन करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। कहने का मतलब है कि एक आदमी एवरेज तौर पर 12 घंटे देता है अपने काम के लिए। तो कितने हो गए? 12 घंटा एक दिन में, तो 365 से गुणा करो और उसको गुणा करो 40 साल तक, क्योंकि उसको 40 साल तक काम करना है। 60 साल की एज को हम मानते हैं कि वो काम करेगा। तो आप सोचिए कितने हजार घंटे हो गए हैं जो हमें देने हैं और उस देने के लिए हम कुछ मिनट ही लगाते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि उस हजारों घंटे का निर्धारण करने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही उसको करने का काम करते हैं? ये बहुत एक भ्रमात्मक बात चेंज हो गई है। इसलिए मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा। देखिएगा, यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझा सकता हूँ। आजकल हम एक छोटा सा कोई गैजेट भी लेते हैं, मान लो आप मोबाइल लेने भी जाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? एक मार्केट सर्वे करते हैं। भाई मान लो मुझे नीड हुई मोबाइल की, जरूरत हुई मुझे मोबाइल की। अब मैं क्या करूंगा? कौन सी कंपनियां मार्केट में उपलब्ध है उसकी बात करूंगा। और उसमें भी मुझे देखना पड़ेगा 10 कंपनियां, उसमें से सैमसंग बढ़िया है। अब सैमसंग में भी कौन सा मॉडल है,
उस मॉडल की मैं सारी चीजें देखूंगा, और देखने के बाद में भी मेरा मन नहीं भरेगा, मैं क्या करूंगा, कोई ये जो जिसको यूज कर रहा है, वो मॉडल यूज कर रहा है, उसके पास जाऊंगा, उसको पूछूंगा भाई तेरा रिव्यू बता, क्या है या क्या नहीं। और उसके बाद में हम उस मोबाइल को खरीदते हैं, जो कितने हजार रुपए का है, 10 से 12 15 20 हजार रुपए का है। और वो कितने घंटे यूज होता है हमारी लाइफ में, 2 घंटे 3 घंटे। हम उस पर इतना टाइम खर्च करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, और जो हजारों घंटे हमारे को निर्धारित करना है, अपना जीवन निर्धारित करना है, वर्क ऑफ नेचर निर्धारित करना है, और उसके लिए हम काउंसलिंग वर्ड करके घंटा 2 घंटा खत्म कर देते हैं। ये कतई गलत है। इसलिए पहली चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कैरियर काउंसलिंग ना करवाएं, कैरियर कोचिंग करवाएं। अब कोचिंग का मतलब क्या था, आप कहोगे साहब कोचिंग का मतलब तो आपको फिर कोई नई तरह की दुकान जो कोचिंग होती है उससे लेके, नहीं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। कोचिंग का मतलब होता है कोच करना, अपने आप से कुछ सीखना या किसी दूसरे से सीखना। देखिएगा, हम क्रिकेट का एक एग्जांपल अच्छे से ले सकते हैं। क्रिकेट में जब खिलाड़ी खेलता है तो उसके कई प्रकार के कोचेज होते हैं। कौन कौन से कोचेज होते हैं? बॉलिंग वाला कोचेज होता है, बैटिंग वाला कोचेज होता है, फील्डिंग वाला कोचेज होता है, और इन सब के ऊपर होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट, जो उसकी पूरी बॉडी को देखता है किस प्रकार से काम कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मान लीजिए वो तीनों कोच उसके बढ़िया हैं, लेकिन एन वक्त पर अगर मान लीजिए वो अस्वस्थ हो जाता है, उसके हाथ में पेन आ जाता है, कहीं भी पेन आ जाता है, तो जो उसकी कोचिंग करी हुई जो चीजें वो काम आएगी? नहीं काम आएगी। तो वहां हमारा जो मेन काम होने वाला है, फिजियोथेरेपिस्ट है या जो हमारा कोच है, वो हमें अच्छे से गाइड करेगा। और ऐसे ही क्रिकेट में काउंसलिंग करने वाले लोग भी होते हैं, जो बाहर बैठे हमें केवल सलाह मशवरा और मोटिवेशन करते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए आप ये समझें, काउंसलिंग ठीक है, कुछ घंटों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग करना आपको बहुत जरूरी है। तो मेरा आप सबसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आप जब भी बात करें तो करियर काउंसलिंग की बात नहीं करें, करियर कोच की बात करें। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम हजारों घंटे निर्धारित करने वाले हैं आगामी। क्या होता है कि अभी हम 10वीं 12वीं में जो सब्जेक्ट के चयन के लेकर अगर बात कर लेते हैं, और कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता है, और हम उसको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, ये पेरेंट्स में भी कुछ गलतियां होती है, एडजस्ट करवा देते हैं, और फिर थोड़ा सा बेमन होता है बच्चे को, फिर डाइवर्जन आता है, तो हम लोग बड़े परेशान होते हैं। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा रुकें, और रुकने के बाद में जो बच्चे की लाइफ बनने वाली है उसको। अब कोच कौन हो सकता है? अब आपको आप बोलोगे कहीं हमें कोच जाने को, नहीं, मेरे यहाँ पर कोच 5 4 लोगों को निर्धारित करना है। एक तो अपने आप स्वयं अपने आप को कोच बना लीजिएगा। अपने आप को कोच जब बनाएंगे ना, तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा है आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को भी कोच मान लीजिएगा, क्योंकि वो आपको जो देंगे वो अच्छे के लिए देंगे। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बेटे के लिए बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेगा। और तीसरा होता है टीचर, उसको भी आप पेरेंट्स कोच मान लीजिएगा। और चौथा जो बड़ा काम करता है, वो आपका होता है फ्रेंड्स, जो आपके मित्र होते हैं, वो कोच हो सकते हैं। उनसे जो अच्छी सलाह है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ 4 कोच मैंने बताए हैं। उन चारों कोचों को आपको कोई फीस नहीं देनी है। आपको लगता है ना कि कोच करना होगा, कोचिंग करना होगा तो पैसा देना होगा, कोई पैसा नहीं देना है। सबसे पहले तो आप अपने आप को कोच मान लीजिएगा, कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये साइंस कहती है हर एक आदमी में एक अलग विधा होती है, उस विधा को पहचानना जरूरी होता है। जिस दिन अपने आप को हमने पहचान लिया, क्या पहचानना है? कोई लोग कहता है मैं तो अपने आप को पहचान नहीं सकता। हाँ, उसके लिए भी हमारे पास बहुत से टिप्स हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद में आपको लगेगा हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ। अब आप बात करते हैं अपने जीवन के उस अनमोलपन को हम जीना चाहते हैं, जो हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आजकल क्या होता है, जब हम अपने आप को परखने लगते हैं तो हमारे सराउंडिंग जो 4 5 जो लोग होते हैं उन्हीं को देखते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिएगा अभी 10th के जो लोग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ गया है, तो वो सोचते हैं देखो डॉक्टर बनना है तो ये कोर्स कर लेंगे, इंजीनियरिंग बनना है तो ये कोर्स कर लेंगे, कॉमर्स करना है तो नहीं। मैं यहाँ कहूंगा कि अपने आप को परखने के लिए जितने हजारों कोर्स आपके साथ है, अब आप बोलोगे हजारों कोर्स, मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप उसमें कितना फिट होते हैं, आपकी स्किल कहाँ आपको फिट करवाती है। जब आप उसको देखेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 15 20 जो कोर्सेज है, जो जिसमें आप अपने आप को फिट मानते हैं। फिर आप अपने पेरेंट्स से सलाह लें कि भाई मैं इस तरह का कोर्स करना चाहता हूँ, कि इस तरह में इस तरह खर्चा लगेगा, इस प्रकार के मुझे कुछ सुविधाएं चाहिएगी,
वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उनकी स्थिति क्या होती है, तो वो आपको एज ए कोच बताएंगे कि हाँ, हम आपको इसके लिए फिट मानते हैं। फिर आप टीचर से सलाह लें कि इसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, तो वो आपको बताएंगे। फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि हाँ, इसमें मैं तुम्हें इतनी सलाह कर सकता हूँ, इतना सहयोग कर सकता हूँ। ये सब मिलकर एक आपको एक पॉइंट पर ले आएंगे। जैसे आपने मोबाइल में अभी समझा था कि हम समझते हैं कि सैमसंग का ये मॉडल लेने पर हमें होता है, तो कहने का मतलब है आप करियर के लिए जब जाएं, जब सोचें, तो उसके लिए आप नीड करें कि मुझे किसकी आवश्यकता है, मैं क्या कर सकता हूं, मार्केटिंग एनालिसिस क्या है, और रिव्यू करना होगा जिन लोगों ने इस चीज को अपनाया है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, रिव्यू करने पर कभी भी आप ये ना पूछें कि मैं इस कोर्स को करूं या ना करूं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप किसी के पास, डॉक्टर के पास गए, और आप भी डॉक्टर बनने की प्रयास में हैं, उसको करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर अगर सीधे से आप जाके उसको पूछोगे कि क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, अगर मान लीजिएगा उसने गलती की होगी, उसने गलती की क्या मतलब, उसने अपने आप को एनालिसिस नहीं किया और किसी भी तरीके से धक्के से, मैं मानता हूं, वो बनकर आ गया, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो घूमने फिरने वाला और इस तरह की जॉब को करने वाला था, लेकिन अब उसके पास वो जॉब है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, वो अपने आप को सुटेबल नहीं मानता है। तो वो आपको क्या करेगा? डिस्कराइज करेगा, आपको मोटिवेट नहीं करेगा। उसके लिए बोलेगा नहीं नहीं, ये वाली जॉब तो बड़ा बोरियत है, मैं खुद देखो इतना परेशान हो जाता हूँ। आप उसको सीधा ये पूछें कि आप जो डॉक्टर बने हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो आपको बता सकता है। लेकिन आपको जब सीधा जाके पूछेंगे तो कई ऐसी चीजें आ सकती है, तो थोड़ी नकारात्मकता आपके साथ आ सकती है, उससे आपको दूर रहना है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो अभी इन पॉइंटों में मैंने कही है, जो लोग नहीं करते हैं, 90% नहीं करते हैं, कभी भी अपने आप का जो जीवन निर्धारित करना है उसके लिए टाइम नहीं देते हैं, और सीधा सीधा जो भी आसपास की जो चीजें होती हैं उनको देखकर वो उसको निर्धारित कर लेते हैं। तो कृपया मेरा निवेदन है कि आप ऐसा न करें, आप उसके लिए थोड़ा टाइम दें। जब आप टाइम देंगे तो एक निश्चित लाइफ आप पहुंचेंगे जहां आपको पूरे जीवन के साथ जीना है। तो यहाँ करियर कोचिंग होना जरूरी है, ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ, और उसके लिए थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। धैर्य अगर आप नहीं रखेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए जब भी मेरे पास कोई पेरेंट्स आता है अपने बच्चे के लिए, तो मैं सीधा सीधा पहले उनको 9 क्वेश्चन देता हूँ कि उसकी मनोस्थिति तो हमें पता लगे, वो बच्चा चाह क्या रहा है। यहाँ बच्चे से तो बात ही नहीं की जाती है। तो मैं जब भी आसपास के लोग होते हैं या जहाँ कहीं से भी मुझे कहते हैं, तो मैंने 9 तरह के ऐसे फनी क्वेश्चन बना रखे हैं जिससे उसकी साइकोलॉजी पता लगे। बच्चे की साइकोलॉजी का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो कैसे हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जब भी कभी किसी काउंसलर के पास में, प्रोफेशनल लोग के पास में जाएं, बहुत तसल्ली से जाएं। ये ध्यान रखें कि हो सकता है मुझे 4 बार, 5 बार, 7 बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक और बड़ी बात करता हूँ, करियर कोच के दौरान आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ेगी। एंट्रेंसशिप क्या होती है? जैसे मुझे एमबीए कर रहा है कोई, तो उसको भी 6 महीने का एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल के लिए कोर्स करना पड़ता है। एमबीबीएस कर रहा है तो उसके लिए भी एक डॉक्टर बनने से पहले उसको एक कोर्स करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में जाना पड़ता है। ऐसे ही लोग अगर कोई करता है, तो हम भी थोड़ा सा समय हम दे दें, समय देने पर हमें प्रैक्टिकल जितने जितने एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उसके लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको आप सहायता ले सकते हैं। जैसे मैंने मेरे बारे में बताया, मैं सबसे पहले 9 क्वेश्चन देता हूँ। उन 9 क्वेश्चन का बोलता हूँ जब भी तुझे समय मिले। ऐसा नहीं कि टाइम बाउंड अभी का 1 घंटे में आपको उसको आंसर लिखना है, ऐसा नहीं है। और वो 9 क्वेश्चन क्या है? बहुत फनी स्टाइल के क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि सोचिए पूरी जिंदगी खत्म होने वाली है, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन आप सोचिएगा दुनिया खत्म होने से पहले ऐसी वो क्या चीज है जो आप करना चाहते हैं। तो बच्चा हर एक अलग अलग जवाब देगा, मन से जवाब देगा, और मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि उसमें आप इंटरफेयर नहीं करें, बच्चे को खुद को जवाब, तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो निकल कर आएगी, उसकी साइकोलॉजी उसके लिए क्या कहती है ये बात निकल कर आएगी। तो मैं उस चीज को देखता हूँ, और उसके बाद में सबसे पहले बात करता हूँ पेरेंट्स की। देखिए कि पेरेंट्स का भी रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पेरेंट्स सारी चीजों के लिए निर्धारित करता है। तो जब भी बच्चा डिसीजन लेने जाता है तो पेरेंट्स का दबाव रहता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, वो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तो मैं पहले पेरेंट्स को बुला के बातचीत करता हूँ, आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं का मतलब आप क्या सोचा है। कोई लोग तो कहते हैं नहीं नहीं, हम जो बच्चा चाहेगा। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने अभी कहा है जो बच्चा चाहता है वही आप करोगे, बाद में आप उसको चेंज नहीं बोले। फिर मैं उनको बाहर भेजता हूँ,
और केवल बच्चे को बोलता हूँ, और बच्चे को बोलता हूँ कि मैं आपका एक दोस्त हूँ और उस दोस्त के हिसाब से मुझे बताइएगा आपकी क्या इच्छा है। तो वो मन में निकालेगा, और मैं वो जो 9 क्वेश्चन मेरे पास थे, उनके आंसर मेरे पास थे, उसके आधार पर मैं उससे जब उसका रिव्यू करता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, तो वो मुझे एकदम एग्जैक्टली बता देता है, सर मैं करना तो ये चाहता हूँ लेकिन ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मेरी मम्मी नहीं चाहती है। ये बात निकल कर आ जाती है। हम फिर बाद में उन दोनों के साथ में, पेरेंट्स और बच्चे के साथ में बैठते हैं। हम अच्छे से उसकी बातचीत को कहते हैं, समझते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि देखिएगा भविष्य इसको इस तरह से ला के खड़ा करेगा। अभी आपके कहे अनुसार ये सब्जेक्ट का इसका चयन कर लेगा, लेकिन आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी क्योंकि उसकी पूरी लाइफ गुजारनी होती है। तो फिर वो पेरेंट्स थोड़ा-सा समझदार होते हैं तो वो समझ जाते हैं। फिर हम एक पॉइंट पर पहुँचते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मीटिंग पर हम निर्धारित कर लेते हैं कि इसको कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपनाना चाहिए। तो पेरेंट्स की भी यहाँ एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसीलिए अभी अभी भाई साहब ने कहा था, वो मैं बाद में ज़िक्र कर दूँगा कि पेरेंट्स भी बच्चे को समझें, बच्चे को समझना ज़रूरी है। कई बार मैं जब पेरेंट्स से बात बोलता हूँ, सर हम सब सुविधाएँ दे देते हैं। मैंने कहा आप कितना समय अपने बच्चे को देते हैं, ये मुझे बताइएगा। बोले समय तो हमारे पास नहीं है। मैं आता हूँ तब देखता हूँ बच्चा पढ़ता है। अरे इस तरह से नहीं, आप अपनी लाइफ में जो 12 घंटे, चलो बाकी दूसरे 12 घंटे तो आप उपयोग करते हैं। 12 घंटे में से 1 घंटा भी आप अपने बच्चे के साथ बैठकर तसल्ली से उससे बातचीत करेंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, वो बच्चा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप उसको जान पाएँगे, वो आपको जान पाएँगे, और आप अपने 6-7 ट्यूशन लगवा दी उसको पढ़ाने के लिए, और 2-4 और जो लोग हैं उनको सहयोग के लिए लगा दिया, उससे बच्चे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता है उसके माँ-बाप उसको टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या माँ-बाप मेरे बारे में कितना सोचते हैं वो जान ही नहीं पाएगा। तो यहाँ मैं पेरेंट्स से रुक कर बात करना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे के साथ कम से कम 1 घंटा स्पेंड करें, हँसी-खुशी के साथ में उसकी और थोड़ा-सा उसको देखते रहें। कई बार क्या होता है कि हम गलत राह पर चले जाते हैं। हमारा मतलब है उसको 10वीं 12वीं करवाने के बाद में उसको नौकरी लगा दें, कोई कोर्स करवा दें, कोई बिज़नेस करवा दें, लेकिन उसकी मंशा क्या है, आप थोड़े-थोड़े समय पर देखते रहें। किसी बच्चे को आप खाली समय में देखिए वो पेंटिंग करता है, उसको गौर से देखिएगा, उसका मन कहाँ जा रहा है, उसका मन पेंटिंग में जा रहा है, और आप उसको बनाना चाहते हैं डॉक्टर, वो बन पाएगा? मान लो बन भी गया, तो वो उस डॉक्टर की तरह होगा जिससे वो किसी कोई दूसरा सलाह लेने जाएगा, वो बोले, "अरे! डॉक्टर मत बनना, ये डॉक्टर तो काम बड़ा बेकार का है।" तो आपसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चा कुछ क्रिएटिव कर रहा है, जब भी खाली समय में वो कुछ कर रहा है, उसको वॉच करो, और अगर आपको याद नहीं रहता तो उसको कागज पर लिख लो। जब वो बार-बार किसी एक्टिविटीज़ को करता है, तो इसका मतलब उसका मन किसमें जा रहा है। ये दिल-दिमाग जो होता है वो उसका कहाँ जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करो, और उसके आधार पर उसको जब भी समय मिले उसको पूछो, बेटा तू ऐसा कर रहा है, इसमें तेरा कितना इंटरेस्ट है? क्योंकि जो मैं करियर की बात करता हूँ, इंटरेस्ट और एक हॉबी अलग चीज होती है, जिसके साथ हम जी सकते हैं, जिसके साथ हम अपने आप को पूरा रमें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मुझे तो ट्रेवलिंग का बहुत शौक है, तो आप उसको प्रोफेशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ट्रैवलिंग एक शौक हो सकता है। अगर प्रोफेशन बनाते हैं तो आपको पता है कि उसमें कितना घंटा देना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? किसी ट्रैवल एजेंट के सहारे आप होंगे, या आप अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोल लेंगे, और आपको गाइड करना पड़ेगा। आप कहोगे ये काम तो मैं नहीं कर सकता। आपको लंबे समय तक जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ रहना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा, आपको लंबी ड्राइविंग करनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें होगी। लेकिन आपको तो नहीं, 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 ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही जब मेरा मूड फ्रेश करना हो, तो मैं एक लंबी दूरी पर जाने की सोच सकता हूँ, या ये स्पॉट। तो वो इंटरेस्ट नहीं है, वो उसकी एक छोटी-सी हॉबी है। वो अपने जो ऊबने वाली स्थिति थी उसको उभारने के लिए वो एक काम कर रहा है। आप उसको प्रोफेशन नहीं बनाएँ। तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि बच्चा किसमें इंटरेस्ट ले रहा है। उसी इंटरेस्ट को बार-बार देखे और उसी को उसी की लाइन में डालने की कोशिश करे। क्या हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हर बच्चे में एक खूबी होती है, ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है। उस खूबी को, उस स्किल को आप देखिएगा। जैसे मैंने 4 कोच बताए, बच्चा तो देखेगा ही देखेगा, पेरेंट्स भी देखें, टीचर भी देखें, फ्रेंड्स भी देखें, और उस आधार पर उसको गाइड करें कि भई तेरा इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसको करना चाहिए। इसको करने से तेरे को ये मिल सकता है। हाँ, अब
उसको ये बताएं कि ये ऑप्शन उपलब्ध है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा तो आजकल आपका दोस्त कंप्यूटर हो गया है, गूगल हो गया है। आप तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी जो जॉब्स हैं, जो भी आपको कोर्सेज हैं, उसके पता करना है, आप गूगल में डाल लीजिएगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आजकल सब्जेक्ट को लेके बड़े लोग चिंतित होते हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा, कोई भी सब्जेक्ट आप चयन करें, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है। कई लोग कहते हैं साइंस सबसे बढ़िया होती है, कॉमर्स सबसे बढ़िया होती है, आर्ट्स। कोई सब्जेक्ट घटिया नहीं है, कोई सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है। आप कितने उसके अनुकूल हो, उस पर डिपेंड करता है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी महत्ता है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। साइंस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और आर्ट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कहाँ फिट होते हैं ये आपको जानना होगा, फिर वो आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा। लेकिन जो कोर्स आप कर रहे हैं उसका रिकॉग्नाइजेशन आप जरूर पता कर लें कि जो हम कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कई बार पता लगता है कि अरे ये तो फर्जी था, या इसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दो ही एजेंसी हमारे यहाँ काम करती है। या तो रेगुलर कोई कोर्सेज होंगे तो उसके लिए यूजीसी है, तो ugc.ac.in जो है उसकी वेबसाइट पर जाइएगा। जिस इंस्टीट्यूट, जिस यूनिवर्सिटी का आप नाम लिखेंगे वो आपको बता देगा ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है। या dec.ac.in जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, तो ओपन बोर्ड हैं, उनका अगर आपको करना पड़ता है तो आप उसमें चले जाइए, डिस्टेंस एजुकेशन मोड की जो होती है। या AICT होती है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उनके पता करने के लिए aict.ac.in है उसकी वेबसाइट पर। तो आप जरूर से ये देख लें कि जिस कोर्स को, जिस सब्जेक्ट को, जिस यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो वेल रिकॉग्नाइज है या नहीं है। अगर वो है तो आप उसके लिए चले जाइएगा। तो यहाँ छोटी सी गलती करते हैं, उसके लिए भी बताना जरूरी है कि आप उसको जरूर दें। और एक बड़ी बात, आपने वो कोर्स कर लिया, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नकारात्मकता पैदा करेंगे। उन लोगों से बचना जरूरी है, उन लोगों से दूर रहना जरूरी है। कई बार मैंने ये देखा है, कोई सीए होता है या सीए के एग्जाम उसने दिए हैं, वो सफल नहीं हो पाया, आप उसके पास जाते हैं, भैया आपने सीए का एग्जाम दिया, बताइए मैं अगर सीए करूं तो वो आपको क्या बोलेगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो आपको अगर बहुत ज्यादा समझदार है, अच्छा है, पॉजिटिव आदमी है, तो आपको अच्छी सकारात्मक राय देगा। अगर वो लगता है कि वो बोलेगा अरे नहीं नहीं मैंने भी दिया था, ये कोई काम का नहीं है, बहुत टफ आता है, पूरे भारत में इसका रिजल्ट तो 6% रहता है। अरे भाई तू नहीं सक्सेस हो पाया, इसकी स्किल उसमें फिट बैठती है, तो इसको क्यों करने से मना कर रहा है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपको सफल होने में मददगार नहीं करेंगे, वो आपके अड़चने पैदा करेगी, आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो उन लोगों से आपको जरूर बचना होगा। यहाँ करियर में जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन जो बड़ा रोल अदा करती है, उसमें हम लोगों ने आजकल करियर का मतलब ये निकाल लिया है कि 10वीं 12वीं में क्या करना है, ग्रेजुएशन करने के बाद में नौकरी कौन सी लगनी है, यही बस इतना सा करियर है। नहीं भाई, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। तो यहाँ जिंदगी के लिए आपको बहुत रुक कर, समय देकर डिसीजन लेना होगा। अगर आपने बहुत जल्दी उतावलापन दिखाया तो आप जीवन में आगे जाकर बहुत, और होते हैं ऐसे लोगों को, मैंने देखा वो डिप्रेशन होते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा, उसने आपाधापी में एमसीए कोर्स होता है ना, एमसीए कोर्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब वो सेकंड ईयर में ऐसा लटका कि उसके आगे उसको हो ही नहीं रहा है। अब ना वो आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है। उसने 3 साल का कोर्स 7 साल में पूरा किया, लेकिन आज भी वो जॉब के लिए घूम रहा है, क्योंकि वो उसको एनालिसिस नहीं किया। तो आप उसको एनालिसिस करें, उसको देखें कि मैं कहाँ फिट। कोर्सेज बहुत हैं, और आजकल तो इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं जो हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत होता है। अब आप आर्ट्स के बारे में बात करें तो मैं आर्ट्स के कम से कम 36 तरह के कोर्स अभी बता सकता हूँ, जो आप 12th के बाद में कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के दौरान कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि कुछ कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम ग्रेजुएशन के साथ में कर सकते हैं। वो हमारी एक्स्ट्रा स्किल के आधार पर होगा। जैसे कई बार मैं जिक्र करता हूँ, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, लेकिन उसका एम है आईएएस या आरआईएस ऐसे एग्जाम्स को फाइट करने के लिए, लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है। तो अब वो कैसा कोर्स करें कि भाई वो अपनी ग्रेजुएशन भी कर लें और साथ में कंप्यूटर का एक अच्छा सा नॉलेज ले लें। तो यह एक छोटी सी बात मैं हर एक को शेयर करता हूँ। डोएक सोसाइटी जो भारत सरकार की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सोसाइटी है, उसका इतना इजी कोर्स इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 6 महीने का ओ लेवल का कोर्स, ठीक है, उसमें 4 पेपर आते हैं, आराम से घर पे सारी किताबें आती है, सारी चीजें आपको मिलती है, और 4 पेपर आप जब चाहें
6 महीने में आप अगर चारों देना चाहते हैं तब दे लीजिएगा, नहीं तो 6 महीने में 2 दे लीजिएगा, दूसरे 6 महीने में दे लीजिएगा। इस प्रकार से आप ओ लेवल की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और वो ओ लेवल की डिग्री आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में और कम समय में आपको मिल सकती है। अगर आपने ओ लेवल कर लिया, आपका और इंटरेस्ट है, तो उसकी एक और डिग्री है, उससे आगे है, वो ए लेवल की है। ए लेवल में 12 पेपर होते हैं। 12 पेपर अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो 4 को आपको नहीं करना पड़ेगा, 8 पेपर करने होंगे और वो भी 3 साल में करने हैं। आप कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ए लेवल कर लेते हैं तो बी लेवल कर लीजिएगा। बी लेवल मतलब इक्विवेलेंट टू एमसीए। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में अगर स्टेप बाय स्टेप कम समय में कंप्यूटर के लिए अपना कोर्स करना चाहते हैं तो डोएक्स सोसाइटी का सबसे बढ़िया कोर्स है। और कहीं आने जाने की कहीं जगह जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको नेट पर मिल जाएगी। तो आप इस तरह के कोर्सेज, इस तरह के डिप्लोमा, बहुत से डिप्लोमा आते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको फॉरेंसिक साइंस पे कुछ करना है तो फॉरेंसिक साइंस का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिएगा आप अपने ग्रेजुएशन के साथ में, ताकि आप जर्नलिज्म का कोर्स कर लीजिएगा, आप हेल्थ के कुछ कोर्सेज कर लीजिएगा। आप ऐसे कई प्रकार के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के दौरान आपको आगे जब ग्रेजुएशन पास करने के बाद में आपको लगता है कि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको करने चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में। हम मान लेते हैं कि हमारा आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए होगा, या वीकली हम जो सब्जेक्ट का जो करते हैं उसमें आप कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के साथ में। तो यहाँ ये हमारा बैकअप कहलाता है। इस बैकअप के सहारे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, रोजगार की बात करते हैं। देखिएगा, रोजगार के तो अवसर इतने सारे हैं, लेकिन हमने रोजगार का मतलब क्या समझ रखा है? हमने रोजगार का मतलब ये समझ रखा है, हम ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में कोई एग्जाम फाइट करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद में हम उस सीट पर जाकर बैठ जाएंगे और हम रोजगार प्राप्त होंगे। भैया ये बात बहुत दिमाग से मान के चलो, वैकेंसीज आजकल कितनी कम हो गई है, या कम नहीं हो गई है तो जो निर्धारित वैकेंसी है उसके लिए कितने लोग फाइट करते हैं। अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल फाइट करते हैं कि एक पोस्ट, उसके लिए कम से कम 10,000 आवेदन आते हैं। तो 10,000 में से चयन किसका होना है? किसी एक का ही होना है। लेकिन क्या वो जो 9,999 लोग हैं, क्या वो उसके लिए काबिल नहीं है, या वो उसको, लेकिन क्या होगा, चयन तो किसी एक का ही होगा ना। वो 9,999 लोग फिर क्या करें? तो यहाँ क्या करे का भी जवाब आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ अपने ही हेल्प इंडिया का एग्जाम्पल दूं, सोशल सर्विस के साथ में आपको इनकम के लिए कितना बड़ा स्कोप है। आप लो ना, यहाँ पे बैठे बैठे आप डीवाईडी टेस्ट में जाकर अपना पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी जो दूसरी चीजें हैं, ई टू ई जो B2B वाला है, उसको आप कर सकते हैं। अभी आपने रोबोटिक जो लैब है उसको, अरे इतने सारे ऑप्शन आपके पास है। आप में कला होनी चाहिए, आप में स्किल, और उस स्किल को निखारने के लिए बहुत सी चीजें आपके पास है। जैसे मान लीजिएगा, आप अभी ग्रेजुएट कर चुके हैं और आपको अब जॉब की तलाश है, आप आ जाओ, हेल्प इंडिया के बैनर तले आ जाइएगा। आपको क्या नहीं मिलेगा वहां पे? मैं अभी कुछ समय से देख रहा हूँ कि अगर एक रोबोटिक लैब कहीं किसी जगह पर लगती है तो उसको कितने हजारों रुपए मिलेंगे, और एक बार नहीं, लंबे समय तक मिलेंगे। भैया कहाँ जाने की जरूरत है आपको? कहाँ नौकरियों के फॉर्म भरने की जरूरत? मैं ये नहीं कहता कि आपको सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी अर्निंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे ऑप्शन, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, उनको आप उपयोग करें। इतनी स्किल्स के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। भारत, अब एक और बड़ी बात, कई लोगों को ये नहीं पता है, भारत सरकार की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जिनका अवेयरनेस नहीं है। कई बार पवन जी भाई साहब से डिस्कस होता है कि ऐसी स्कीम्स को हम कैसे ला सकते हैं, वो जोड़ते भी हैं। स्किल डेवलपमेंट से भी जाते हैं, RSLDC से भी जाते हैं, भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी से जाते हैं। तो ऐसे सारे कई चीजें हैं जो आपको रोजगार से सीधे जोड़ते हैं। लेकिन केवल आप ये मानसिकता ना पाले कि मुझे तो केवल वो जॉब मिलेगी, चाहे उसके लिए मुझे 10 बार फॉर्म भरना पड़े, ऐसी मानसिकता ना पालें। तब आप डिप्रेस 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 का मतलब क्या होता है? आप में थोड़ा सा नेगेटिव, अरे यार मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, बार बार चीजें आप देखोगे तो आप थोड़ा नकारात्मक की ओर चले जाएंगे। फिर एक लास्ट स्टेज आएगा, अब आप बोलोगे मेरे भाग्य में ये सरकारी नौकरी नहीं थी। ये क्या बात हुई? तो आप उस चीजों से बचें। आपके पास दूसरे बहुत ऑप्शन है। मैं अपने आप को एग्जांपल करता हूँ। मैंने आज तक गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं की। अभी मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जरूर एज कैरियर काउंसलर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सेटिस्फाई मानता हूँ कि मैंने जो प्राइवेट में भी जो काम किया है, बहुत स्किल बेस्ड काम किया है। जो मेरे अंदर हुनर था उसको मैंने निखारा है, और निखरा भी है। और आज मैं एक बहुत प्रोफेशनली तरीके से काम कर रहा हूँ, और अर्निंग पॉइंट से भी मैं बहुत कुछ अच्छे से हूँ।
मैं सेसोमो गर्ल्स कॉलेज में लगातार परमानेंट प्रिंसिपल होने के बाद में मैंने लगा कि मुझे इस सेक्टर में जाना चाहिए, तो मैंने मेरी करियर काउंसलिंग वाली भूमिका निभाई और उस भूमिका में मैं अपने आप को फिट भी मान रहा हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, मैं समाज की सेवा, अब समाज की सेवा तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो मैं सोसाइटी को दे सकता हूँ वो दे भी रहा हूँ, और उसके लिए मुझे मेरे जो जीवन उपार्जन के लिए जो आय चाहिए वो भी मुझे मिल रही है। तो आप ऐसे कई काम कर सकते हैं, और आप दूर मत जाओ अगर आप इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि मैं हेल्प इंडिया संस्था का सदस्य हूँ, और मुझे भी ऐसी-ऐसी जगहों पर जाने का अवसर मिलता है, ऐसे-ऐसे इनकम के सोर्स मिलते हैं। तो आप कहीं नहीं जाइए, ऐसी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, उनका आप कर सकते हैं। रोज़गार की बहुत संभावनाएँ हैं। हाँ, आप केवल अपनी अवधारणा को चेंज कीजिएगा। आप अपनी अवधारणा को जिस दिन चेंज कर लेंगे, आप वहाँ पहुँच पाएँगे। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को एनालिसिस करें कि मैं कहाँ फिट हूँ। आपको लगता है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, है ना? तो आप उस मार्केटिंग फील्ड में आइएगा ना। आपको पता है कि मैं किसी व्यक्ति को अपना माल कैसे बेच सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे आता है। आप आ जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सोशल सर्विस, आप आइएगा ना डीएमआईटी टेस्ट। अभी डीएमईटी टेस्ट क्या होता है, हालाँकि प्रियंका मानी जी ने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन मैं यहाँ कह देता हूँ कि किसी को लगता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, मुझे नहीं पता है। तो आज साइंस हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसके मार्फत आप उसको एनालिसिस करके निकाल लीजिएगा। आपकी हर चीज़ को वो बता देगा। मान लो आप खुद नहीं कर सकते, मैंने जैसा कहा ना अपने खुद का एनालिसिस कर लें। आपको नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकता, आप डीएमआईटी टेस्ट करवा लीजिएगा। उसमें क्या होगा, हर चीज़ के बारे में, आपका लेफ्ट ब्रेन कैसे है, राइट ब्रेन कैसे हैं, आपकी इच्छाएँ क्या होती है। जैसे मैंने जब डीएमआईटी टेस्ट शुरुआत की थी, तो सबसे पहले मैंने मेरा खुद का किया था, और उसमें आएगा, आपको भी इससे बड़ा मज़ाक सा लगेगा, उसमें आया था कि आप सिंगिंग करिएगा, कि आप सिंगिंग करना चाहिए। फिर मैंने जिस सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया, उससे मैंने कहा भाई मेरे को सिंगिंग का, मैं तो कोई पढ़ा लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे तो कभी, उसने कहा आपने किया नहीं, वो एक बात अलग है। लेकिन आप अगर उस प्रोफ़ेशन को चयन करते या उस सेक्टर में आप जाते, तो हो सकता है आप भी बड़ा नाम करा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि मैं या मेरा बच्चा या मेरी जो फैमिली के लोग हैं, वो किस तरह के हैं, किस चीज़ों के जाना चाहिए, उसका अगर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसी सुविधाएँ आ चुकी हैं, जिसके माध्यम से एमआईटी है, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट है, दूसरे और भी कई सारे टेस्ट हैं, उनको आप करवा लीजिएगा, और उस करवाने के साथ में आप देख लीजिएगा आप कहाँ फिट बैठते हैं, उसके आधार पर उस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। और जब आप उस पे काम करना शुरू करेंगे, तो लाइफ आपकी बहुत ईज़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने अनुसार किया है, और अगर दूसरों को देखकर किया है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर क्या, अरे डॉक्टर बन के उसके पास पूछो तो सही, उसकी लाइफ कैसे है, वो कैसे जी रहा है, फिर पता लगता है अरे ये काम तो मैं नहीं कर सकता। अब वहाँ से बैक आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना पीछे आना आपके लिए इस जीवन में मुश्किल हो जाएगा। फिर आप नीरसता वाली ज़िंदगी जिएँगे, जो आपके लिए सही नहीं है। आप हँसते-खुशते ज़िंदगी जिएँ, और अपने काम के साथ में, और काम के लिए अभी से आपका जो करियर है, जीवन, मैं उसको करियर नहीं, जीवन या नेचर ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, उसको आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ करियर कोचिंग करें, करियर काउंसलिंग नहीं, और उसके लिए आप थोड़ा समय दें। समय में चारों लोग अगर मिल जाएँगे, आप खुद, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को परख कर उस काम के लिए कर लेंगे, एक मार्केट रिव्यू कर लेंगे, तो आप उस सब्जेक्ट को, हाँ, सब्जेक्ट ऐसा चयन करें जो आगामी कितने सालों तक मेरे साथ रहने वाला है, और उसकी लाइफ क्या रहेगी, वो आप चयन कर लेंगे, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। और लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, शिक्षा, रोज़गार, ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन सब से भी ऊपर ज़रूरी है हर हाल में खुश रहना। जैसे अभी कोरोना काल आया है, हम मानते हैं, मैं खुद भी अपने आप को कभी-कभी सोचता हूँ कि अब क्या होगा? जो भी होगा, अच्छा होगा, हम अच्छा सोचें, और अपने जीवन में सदैव खुश रहें। अगर आप खुश नहीं रहते हैं, तो आप सक्सेस की तो बात ही ना करें। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, हर हाल में खुश रहने की बात सोचिएगा। दिमाग को ऐसे कूल डाउन रखिएगा कि अच्छा होगा। मान लो ये कुछ गलत समय आया है, ये भी चला जाएगा, और जाएगा, क्योंकि हर रात के बाद में दिन को आना ही आना है। हाँ, कभी-कभी सर्दी होती है ना, तो दिन लेट उगता है ना? दिन हमारा लेट शुरू होता है, तो ये थोड़ा लेट शुरू होने वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब ज़िंदगी रात ही रहेगी, ऐसा है क्या? नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में भी
अच्छे दिन आएंगे, अच्छी चीजें होंगी, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा? खुश रहना होगा। और खुश रहने के लिए बहुत छोटे-छोटे टिप्स आप अपनाते रहें, अपने आप मन को, अपने घर-बार, परिवार को देखिएगा। अभी इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस कोरोना काल ने भी बहुत कुछ दिया है। परिवार में इतने रहने का समय कहाँ मिलता था, किसी आदमी को नहीं मिलता था। आप अपने परिवार को समझें, अपने बच्चों को समझें, अपने माँ-बाप को समझें, उनके साथ जीने की कला को समझें और आज की तकनीक को भी समझें और हर हाल में खुश रहकर अपने जीवन को सफल बनाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।